हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विश्व में पुनर्जागरण का उदय, राइज ऑफ रेनेसांस इन द वर्ल्ड। अब यदि हम इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक से ही विश्व इतिहास की भी शुरुआत होती है, तो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कैसे इस वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है, कैसे इसका प्रभाव होता है, उसी के बेसिक्स कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत को हमें समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि रेनेसां क्या है, या हम पुनर्जागरण को कैसे समझें। तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के कैटेगराइजेशन को। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम सामान्यतः 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यही कंसेप्ट्स जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी चर्चा करने वाले हैं, क्यों, इसी से रिलेटेड हमारा है रेनेसां, ये क्या है। तो एंशिएंट में क्या होता है वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दैट इज द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन जो नोमैडिक कंडीशंस में हुआ करता था, मानव, आदि मानव था, वो आपका नॉनवेज खाता था, मांस खाता था। उस समय कैसे वो रहता था, उस चीज की चर्चा की जाती है एंशिएंट या प्राचीन वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी देखा है, तो यहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। अब जब हम देखेंगे कि ह्यूमन जो है उसकी ओरिजिन होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, और वो अपने रीजंस एंड लॉजिक्स, अपनी तर्क और बुद्धि या इंटेलिजेंसी का उपयोग करके कई चीज़ों के इन्वेंशंस करता है। इन्वेंशंस किन का करता है? आग का आविष्कार करता है, फायर का इन्वेंशंस होता है, व्हील, पहिए, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ऐसी कई चीज़ों के इन्वेंशंस हमने इंडियन हिस्ट्री में भी देखे हैं। तो आप वहीं से कनेक्ट करके समझ सकते हैं, अलग से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के एंशिएंट पार्ट को समझने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेंशंस काफी होते हैं। रीजन है आपके तर्क और बुद्धि के द्वारा। तर्क और बुद्धि के द्वारा ही हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो है बहुत सारी चीजों के इन्वेंशंस कर रहा है। तो इतिहासकारों या कह सकते हैं कि जो जानकार हैं, उन्होंने इसे कहा कि मनुष्य का जागरण हुआ है। दैट मीन्स द वी सी अवेकिंग ऑफ द ह्यूमन्स इंटेलिजेंस। मनुष्य की तर्क और बुद्धि के द्वारा ही उसका डेवलपमेंट हुआ है। एंड दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू द एंशिएंट सेक्शन। और ये जो चीजें हुई हैं वो कब हुई हैं? वो एंशिएंट के दौरान हुई। अब मिडाइवल में आते आते क्या हो जाता है? अब इंडियंस जो ज्योग्राफी है उसमें तो हम देखते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत है, या हम ऐसे कहें कि मुगल है। लेकिन यहां पर क्या होता है? मिडाइवल आते आते तक हम देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि रिलीजन्स जो है वो हावी हो जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। अब प्रकृति की पूजा पहले की जाती थी, तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति की पूजा के साथ साथ हम देखेंगे धीरे धीरे रिलीजन्स का प्रभाव बढ़ने लगता है। और मिडाइवल वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान हम देखेंगे दैट इज द डोमिनेंस ऑफ द रिलीजन एंड द चर्च। धर्म और चर्च का प्रभुत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मनुष्य जो है वो धर्म के बिना कोई काम ही नहीं करता है। रिचुअल्स एंड हाइपोक्रेसी इज गोइंग टू राइज। दैट मीन्स बहुत तेजी से ये कर्मकांड और पाखंड की चीजें बढ़ती जाती हैं। धर्म का बंधन जो है वो सब पर लागू होता है, और जब धर्म का बंधन लागू होता है तो बुद्धि या दिमाग काम नहीं करता है। आपके तर्क जो आपने सोचे थे एंशिएंट में, आप कुछ भी इन्वेंशंस नहीं कर पाएंगे, और इतना रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा कि आप अपनी बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वी कैन से दैट इज द लिमिटेड यूज ऑफ द रीजनिंग एंड द इंटेलिजेंसी ऑफ द ह्यूमन। और ह्यूमन की इंटेलिजेंसी सीमित हो जाएगी। जब सीमित हो जाएगी तो जो पहले जागे थे उसको हम क्या कहेंगे? दैट मीन्स दिस इज द बेसिकली स्लीपिंग ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंसी। तो एंशिएंट में हमने देखा कि कैसे तर्क के द्वारा मनुष्य की जो बुद्धि है उसका जागरण हुआ। बट यहां पर हम देखेंगे दिस इज द स्लीपिंग कंडीशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंसी। और ह्यूमन इंटेलिजेंसी की स्लीपिंग कंडीशंस जब है मिडाइवल में आती है, तो मॉडर्न में क्या होगा? यही चीज जो है वो हम कहेंगे पुनर्जागरण। वी कैन से दैट कि यहां से हम देखेंगे मिडाइवल में आते आते तक धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग जो है उससे हटना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कई ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से
यहाँ से यहाँ तक आते आते तक लोगों को धर्म से अलगाव हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट राइट सोल्यूशन फ्रॉम द रिलीजन्स। धर्म से जब अलगाव होगा तो मनुष्य फिर से लॉजिक्स की ओर जाएगा, रीजनिंग की ओर जाएगा, तर्क की ओर जाएगा, और जहाँ तर्क, रीजनिंग, लॉजिक्स आते हैं वहाँ साइंस होती है, और साइंस से डेवलपमेंट होंगे, आविष्कार होंगे, खोज होंगी, कई चीज़ों का इन्वेंशंस होंगे। और यहीं पर हम देखेंगे कि कंपास, दैट इज वी कैन से दैट जीपीएस कंपास, या हम कह सकते हैं नेविगेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी जिसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं द मॉडर्न एज इज नथिंग बट दैट इज द रीबर्थ ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंसी जो सो गई थी मिडाइवल एज में, वो फिर से जाग गई है। दिस इज कॉल्ड द रेनेसा, और यही है पुनर्जागरण, और यही है रीबर्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए मॉडर्न एज को हम ऐसे कह सकते हैं रेनेसा और पुनर्जागरण। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। कैसे ये पुनर्जागरण बढ़ता है। शायद पुनर्जागरण ना होता तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस भी ना होते, या भारत गुलाम भी ना होता। आइए इसको हम समझते हैं पुनर्जागरण के इम्पैक्ट के रूप में कि इसका पुनर्जागरण क्या हुआ। तो पुनर्जागरण दैट इज द रीवर्थ, सिंपल एक कंसेप्ट है, बट ये रीवर्थ ऐसा नहीं है कि 4 बजे आप जागे और आपके 5 बजे आप फिर से सो गए सुबह के। तो ये थोड़ा कंसेप्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं समझने के लिए, बट रेनेसा इज ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंसीज को के रीवर्थ के टर्म्स में कहा गया है, मनुष्य की बुद्धि के तर्क में कहा गया। अब रेनेसा ये तो हमने समझ लिया क्या होता है, इसके इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। हमने एक सामान्य तौर पर देखा कि रेनेसा दैट मीन्स पुनर्जागरण मीन्स रीवर्थ। अब रीवर्थ किसका? दैट मीन्स तर्क, बुद्धि, उन सब चीज़ों का। और जब रीवर्थ होता है तो तर्क आएगा, बुद्धि आएगी, और इस तरीके से हम देखेंगे कि रीजनिंग डेवलप होगी। रीजनिंग्स आप सी सेट में देखते हैं, वही चीज़ है रीजनिंग। तर्क के द्वारा आप कई चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है साइंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अब आप सोचने लगेंगे कि भाई ये जो एप्पल मेरे सर पर गिरा है तो वो मेरे सर पर ही गिरा। दैट मीन्स कि यहाँ हम देखेंगे कि डेवलपमेंट्स जुड़े होंगे तर्क और बुद्धि से। साइंस होगा और साइंस आएगा तो इन्वेंशंस, आविष्कार होंगे। अब आविष्कार होंगे तो हम देखेंगे कि कई चीज़ों की जो डेवलपमेंट आपको देखने मिलेंगे, और इन्हीं इन्वेंशन से जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। हम देखेंगे कि पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है वो इटली से होती है, लेकिन इस पुनर्जागरण का प्रभाव पूरे यूरोप में फैल जाता है, और पूरे यूरोप में फैलने के साथ साथ इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की शुरुआत होती है। और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की शुरुआत क्यों होगी, कैसे होगी, हम आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? इन्वेंशन से, साइंस, रीजनिंग, और ये सब रेनेसा के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस तो शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में आपको क्या करना होगा? दैट मीन्स जो काम अभी तक हाथों से किए जाते थे अब वो मशीनों के द्वारा किए जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में हम देखेंगे मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। यहीं से हम देखेंगे कि ड्रामेटिकली चेंजेस आते हैं, ना केवल इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में। तो हम यहाँ देखेंगे अब मशीनों का उपयोग होगा, तो जब मशीन होगी तो वो काम ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। कपड़ा बुनना है, पहले हाथ से किया जाता था, अब मशीनों से किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो तेजी से होगा। तो वी नीड 2 थिंग्स। हमें यहाँ पर मशीनों के उपयोग के टर्म्स में या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के टर्म्स में 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हमें कच्चा माल चाहिए होगा, और कच्चा माल हमारे पास प्रोसेस होगा मशीनों के द्वारा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें चाहिए मार्केट। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की शुरुआत होती है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन इतू सा देश है, छोटा सा देश है, और वहाँ पर हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल जो है, जो थोड़ा बहुत वहाँ था वो यूज़ कर लिया गया, या हम ऐसे कहें कि कच्चा माल जो है वो वहाँ उसकी खपत हो गई, और उन्हें अच्छा कच्चा माल चाहिए तो वो क्या करेगा? पड़ोसी के यहाँ झाँकेगा, और वो धीरे धीरे कई छोटे छोटे क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाएगा, और यहीं से शुरुआत होती है कॉलोनिज्म्स की। तो कॉलोनिज्म्स का उपयोग 2 टर्म्स में किया जाने लगेगा। पहला तो कच्चा माल, वहाँ से ही कच्चा माल लेके आएंगे और अपने यहाँ प्रोसेस करेंगे, अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे, और उस प्रोडक्ट को बेच देंगे अपने ही कॉलोनीज में। वी कैन से दैट कि मार्केट उपलब्ध होगा। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ फुलफिल हो रहे हैं, किसके द्वारा? कॉलोनीज के द्वारा। और सबसे अच्छी ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया,
इससे आप लोग परिचित हैं कि कैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया। तो उपनिवेशवाद का दौर यहाँ शुरू होता है। अब उपनिवेशवाद जो है ना केवल भारत को ही नहीं बनाया, उन्होंने कई और, जैसे हम देखेंगे अफ्रीका है और एशिया के कई कंट्रीज़ को उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई। कॉलोनीज जब बना रहे हैं तो क्या ब्रिटेन का साम्राज्य, वी कैन से दैट कि ब्रिटेन अपनी टेरिटरीज को छोड़कर बाहर आ रहा है, बिल्कुल। तो ब्रिटेन का जो दायरा है वो बड़ा, और जब ये दायरा बड़ा तो इसी को हम कहेंगे इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। अब तो वी कैन से दैट कि उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, और इस तरीके से ब्रिटेन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो विश्व के 25% भाग पर शासन करता है, अपना साम्राज्य बनाता है। तो इस तरीके से साम्राज्यवाद बढ़ता है, ब्रिटेन अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना एक्सपेंशंस कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे पुनर्जागरण का प्रभाव जो है या शुरुआत जो है इटली से हुई, लेकिन उसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, वैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की शुरुआत ब्रिटेन में हुई, लेकिन इसके इम्पैक्ट पूरे यूरोप में आए। अब जब यूरोप में आए तो कई और कंट्रीज़ या कई और स्टेट्स भी क्या करेंगी, अपनी कॉलोनिज्म्स और इंपीरियलिज्म्स की जो नीतियां हैं जो उनको फॉलो करेंगी। अब जब फॉलो करेंगी मतलब वी कैन से दैट कि भाई एक राज्य है और दूसरा राज्य है, या एक कंट्री है या दूसरा कंट्री है, आपस में अपने एक्सपेंशंस को बढ़ाएंगे तो विवाद तो बनेंगे ही, और यहाँ विवाद हुए। जब विवाद होंगे तो क्या होगा, वी कैन से दैट दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होगा तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कुछ कारण हैं, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो उसी की वजह से हिस्टोरियन ये मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ है। और कुछ स्थितियां आज भी ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर थर्ड हो सकता है, संभावना है। कुछ न्यूज़ चैनल ने तो डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड वॉर थर्ड, बट अभी तक वो चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे। तो वी कैन से दैट कि ये पुनर्जागरण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी पुनर्जागरण से संबंधित एक मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स वी कैन से दैट कि कुछ टॉपिक्स यहाँ रखे हैं। तो आप देखेंगे कि पुनर्जागरण है, कुछ मैंने यहाँ क्रांतियों के नाम भी किए हैं। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि रेनेसा से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, और वहीं से जुड़े हुए हैं वर्ल्ड वॉर। वी कैन से दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बीच में हमें कुछ रिवॉल्यूशंस भी देख रहे हैं। अब ये रिवॉल्यूशंस कैसे हुए, इसी को हम समझते हैं इस रेनेसा के इम्पैक्ट के थ्रू। तो इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें वापस मध्यकाल या मिडाइवल एज की ओर जाना होगा। और मध्यकाल में क्या हुआ करता था, तो मध्यकाल में जो सिस्टम या जो प्रोसेस हुआ करती थी वो फ्यूडलिज्म्स या सामंतवाद की थी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेट जो था वो यूनाइटेड नहीं था, छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे। उन स्टेट्स का एक मुखिया हुआ करता था या एक हेड हुआ करता था, एंड दिस हेड इज कॉल्ड द फ्यूडल लॉर्ड या सामंत। और ये प्रक्रिया मिडाइवल एज में चलती थी। लेकिन जैसे हम देखेंगे कि लोगों ने तर्क और बुद्धि का उपयोग किया, कब, मॉडर्न एज में। और मॉडर्न एज में जब लोगों ने तर्क और बुद्धि का उपयोग किया तो उन्होंने बोला कि भाई कि हम आपके अंडर में काम क्यों करें। तो इस तरीके से फ्यूडलिज्म्स का खात्मा हुआ, या कह सकते हैं एंड हुआ मॉडर्न एज में। लेकिन सिस्टम को रन करने के लिए वी नीड ए सिस्टम, हमें कोई ना कोई तो व्यवस्था अपनानी होगी। और उन्होंने इस तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स, या कह सकते हैं कि एक उनमें से ही एक मुखिया को चुना और उसे बना दिया अपना किंग। वी कैन से दैट मोनार्की सिस्टम या राजतंत्र। तो मॉडर्न एज में हम देखेंगे कि फ्यूडलिज्म्स को रिप्लेस करके आया राजतंत्र। अब राजतंत्र आया तो राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा होता है, और राजा ही सर्वे सर्वा होता है, प्रमुख होता है, और उसके नीचे कई प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। शुरुआत में तो ये बहुत कुछ था, बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा अपने आप को देवताओं के समान मानने लगा। वी कैन से दैट डिवाइन राइट्स, ही इज गोइंग टू कंसीडर डिवाइन राइट्स, दैट मीन्स कि किंग इज इक्विवेलेंट टू द गॉड। वो अपने आप को गॉड के इक्विवेलेंट मानने लगा, और देवी अधिकारों की संरक्षण की बात करने लगा। बोला हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है जनता के लिए, हमें जो अपॉइंटमेंट दी है वो राजा ने, किंग ने, जो गॉड ने दी है, तो आप के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से देवी अधिकार की जब बात की जाती है, और यहाँ हम देखेंगे कि जनता जो है वो शोषण की ओर चली जाएगी, तो जनता क्रांति करेगी। कुछ स्थिति ही भारत में बन रही हैं। हम देख रहे हैं कि जब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं तो लोग आते हैं सड़कों पर और क्रांति की ओर जाते हैं, और यहाँ पर रिवॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिवॉल्यूशंस जो अभी हमने देखे इंग्लैंड में या रशिया में या जो टॉपिक्स के फॉर्म में, वो भी रेनेसां से ही जुड़े हुए हैं। और ये रिवॉल्यूशंस कहाँ होते हैं? दैट इज़ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। रशिया दैट मीन द बीसी सोवियत संघ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंग्लैंड, फ्रांस, और यहाँ पर कई क्रांति हुई। अब क्रांति तो हो रही है, उनका बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट दैट मीन्स जब पोस्ट होगा या उसका रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इंग्लैंड में हम बात करेंगे तो राजतंत्र को रिप्लेस करके क्या आएगा? दैट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र आज भी है वहां पर। इसके बाद हम देखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में सबसे पुरानी संसद है या सबसे पुरानी जो व्यवस्था है उसको कहा जाता है। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर रिपब्लिक, गणतंत्र, और यहीं से हमारे संविधान की भी नींव रखी जाती है। तो आप इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को मिलाकर अपने संविधान को समझ सकते हैं। इसके बाद यदि हम रशिया की बात करें या सोवियत संघ की बात करें तो वहाँ से क्या आता है? वहाँ राजतंत्र के बाद आता है कम्युनिज्म। 1917 वोल्शेविक रिवॉल्यूशंस होगा तो साम्यवाद आएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मिडाइवल से मॉडर्न एज में आने पर हम देखेंगे कि कुछ क्रांतियां हो रही हैं और ये रेनेसां के इम्पैक्ट के तौर पर ही देखी जाएं, और उसकी वजह से व्यवस्था में कितना परिवर्तन हो रहा है कि उस परिवर्तन की को हम अपने संविधान में भी महसूस करते हैं। या हम ऐसे कहें कि हमारे यहाँ भी उनके अवशेष हैं, जैसे रिपब्लिक है, कम्युनिज्म भी हमारे यहाँ है, ठीक है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जाती है, कोई भी चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये विश्व इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस इंडिया में प्रभाव तो पड़ेगा जो हम आज देखते हैं, लेकिन उसकी एक घटना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से भी रिलेटेड है। तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि रेनेसां या पुनर्जागरण के फलस्वरूप इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद हुआ या साम्राज्यवाद का दौर चला। अब साम्राज्यवाद आया तो अंग्रेजों ने भारत में एजुकेशन लेके आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा लेके आए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर शासन करना था तो भारत के लोगों को कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ाना था। एजुकेशन पॉलिसीज लेके आए, और एजुकेशन पॉलिसीज जब लेके आएंगे तो क्या होंगे? सोशल रिफॉर्म्स होंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप व्यक्ति में सुधार कर सकते हैं और व्यक्ति से समाज में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम जात पात में, हालांकि अभी भी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो सोशल रिफॉर्म्स होंगे। सोशल जब रिफॉर्म्स होंगे तो ये सोशल रिफॉर्म्स ही हमारे रेनेसां का कारण बनेगा। वी कैन से दैट कि दिस इज द रियल रेनेसां इन इंडिया, और ये इंडिया में रेनेसां होगा सोशल रिफॉर्म। सो वी कैन से दैट कि यूरोप में जो रेनेसां पहले हो चुका है, इटली में इसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके प्रभाव के फलस्वरूप हमारे यहाँ रेनेसां शुरू हो रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। तो वहाँ पहले हो गया, हमारे यहाँ बाद में हुआ, शायद वो डेवलप इसलिए है और हम अभी भी स्ट्रगलिंग कंडीशंस में। रेनेसां हो चुका है, और रेनेसां के आने के बाद लोगों में ये रियलाइज होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या अब हमें यूनाइटेड होकर हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती यूनिटी की, और यूनिटी की शुरुआत होगी क्योंकि हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, और हक के लड़ने के लिए सभी को समाज में सभी को बराबर आना होगा, और यूनिटी की शुरुआत होगी। और यही यूनिटी यूज़ करते हैं आगे नेशनलिज्म में गांधी जी। वी कैन से दैट कि जो नेशनल मूवमेंट होने वाले हैं उनको पका पकाया, दैट मीन्स नेशनलिज्म मिल गया, और इस नेशनलिज्म का यूज़ किया गांधी जी ने बखूबी चैनलाइज करके अपने फ्रीडम मूवमेंट्स में, और ये नेशनलिज्म फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किया जाएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली। तो all these events are connected to the each others, and all these events is very important in terms of the Indian freedom movement. तो इस तरीके से हमने ये समझा कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री का डायरेक्शन है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं 1-to-1 वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। यदि आप रेगुलर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।